हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल द लास्ट टारगेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी। आज फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें से कि हम लोग देखते हैं रात्रि 9 बजे साइंस और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो यह आपका आज का 49वां नंबर सेट होगा। यह आपका 49वां नंबर सेट है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दिया जाए सबके पास और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से क्लास हुए हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास को फटाफट शेयर कर दिया जाए और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एक बार फटाफट से सभी लोग इसका शेयर करिए क्लास को। इस क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। चलिए आइए, यह रहा आज का पहला क्वेश्चंस। और आज के पहले क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कार्य डैश डैश कार्य कहलाता है। मतलब कार्य किसको कहते हैं? क्या बल गुणे विस्थापन को, लंबाई गुणे चौड़ाई को, या द्रव्यमान गुणे त्वरण को, या द्रव्यमान गुणे आयतन को बताना है कि किसको कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। जहाँ एम और ए होता है उसको तो हम बल कहते हैं, मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को तो बल कहते हैं। द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, यहाँ पे द्रव्यमान बटे में आयतन होता तो यह हो जाता घनत्व का। किसका हो जाता? घनत्व का। लंबाई गुणे चौड़ाई तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है, एक तरह से आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। और बल गुणे विस्थापन, क्योंकि W बराबर होता है FS cos थीटा, यानी कि F और S मतलब बल और विस्थापन के बीच का जो थीटा होता है वही होता है। तो कार्य क्या होगा? बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। अगला आएंगे स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा क्या FS को, हाफ mv² को, mgh को, या हाफ mu² को, ऐसे करके बताइए। तो आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपको पता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक जो ऊर्जा होता है वे आपके स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोग से मिलता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है जिसको कि हम PE कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है। जबकि गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो आपसे पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv², सॉरी हाफ mv² किसका होता है? तो होता है गतिज ऊर्जा का, और mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान और त्वरण किसका गुणनफल है? आपको ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको टफ देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो जो द्रव्यमान और जो त्वरण होता है उसके गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो अभी बताएं कि M और A जो होता है उसको तो हम बल कहते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण मतलब कि F बराबर ma होता है, पता है सबको कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। अगला, एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और यह क्या कर रहा है कि 6, ठीक ना, यहाँ पे 1 होगा, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से है, गतिमान है। तो आपको बताना है कितनी उसकी द्रव्यमान होगी। 30 kg, यहाँ पे आपको संवेग का मात्रक दिया हुआ, तो यहाँ पे सब में संवेग का मात्रक है 30 kg। 30 kg कुछ करके है, कुछ करके जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि एक वस्तु का संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 kg है और 50 किलोग्राम है और इतना है, तो गतिमान का संवेग क्या होगा? 30 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 30 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों में सेकेंड इनवर्स है, मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या 300 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, 300 kg इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बताना है। तो आपको पता ही है मेरे भाई कि P बराबर तो mv होता है, और 50 दिया है तो 50 और 6 दिया हुआ है तो 6।
तो 5 6 के 30 और 300। और pmv होता है तो द्रव्यमान के लिए kg और वेग के लिए क्या होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, तो 300 kg मीटर सेकेंड इनवर्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कार 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर तक का समान, मतलब कि आपको बताना है कि एक कार 10 सेकेंड में 1800 किलोमीटर से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण क्या होगा। आपको कार का त्वरण बताना है कि कार का त्वरण क्या होगा, कार का त्वरण क्या होगा। जो दिया है लिख लीजिए, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर जो है प्रति घंटा यहाँ पर है, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो आपको त्वरण बताना है, तो त्वरण तो सबको पता है, त्वरण क्या पता है, त्वरण आपको पता होना चाहिए कि जो a होता है v माइनस यू बाई टी होता है, क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से इसको गुणा करेंगे और इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौका 72 और 18 कम 18, मतलब कि यह तो हुआ 5, मतलब कि प्रारंभिक वेग 5 था और अंतिम वेग जो था क्या था 20 मीटर प्रति सेकंड था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। तो जो a है v कितना था 20 था माइनस 5 था और आपको किससे भाग देना था, इससे भाग देना था 10 से, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 1.5 त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एक वस्तु का संवेग की गणना कीजिए। जस्ट वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़िए। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। आपको बताना है कि किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है, कॉर्क का, लोहे की कील का, बर्फ का या थर्मोकोल का। आपको बताना है कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो जल्दी से बताएंगे कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, कॉर्क के, लोहे का कील का, बर्फ का या थर्मोकोल का। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जिसका जल का घनत्व से अधिक जो होगा उसको, मतलब कि दो बातें होंगी, जल का घनत्व जो होते हैं और जो घनत्व, मतलब कि जिसका घनत्व अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वे क्या होंगे, जल में डूब जाएंगे। तो कर्क को भी जल में डालने पर तैरता है, बर्फ को भी और थर्मोकोल को भी, जबकि आप लोहे को डालेंगे तो यह जल में क्या होगा, नहीं तैरता है। इसीलिए आप, मतलब कि लोहे का घनत्व क्या है, लोहे का घनत्व, जो लोहे का घनत्व होता है वे अधिक होता है। लोहे का घनत्व जो होता है आपका क्या होता है, घनत्व जो होता है अधिक है, किससे, पानी से। आगे बढ़ते हैं। पहले समूह में तत्व, पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, जो पहले समूह के तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस, क्षार धातु, हाइड्रोजन या क्षारीय मृदा धातु। जल्दी जल्दी से बताएंगे। निष्क्रिय गैस तो सबको पता है कि यह 18वें वर्ग के समूह को कहते हैं, या इसी को जीरो वर्ग या इसी को नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। अक्रिय गैस कहिए या इसी को हम अक्रिय वर्ग, अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन 17 वर्ग 17 को कहा जाता है, या इसी को 7a को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। जबकि क्षारीय धातु वर्ग पहले वाले को वर्ग पहला या 1a कहिए, क्या 1a कहिए, यह पहला वर्ग में होता है। जबकि क्षारीय मृदा धातु यह दूसरा वर्ग है, यानी कि 2 में कहिए, मतलब दूसरा वर्ग में कहिए, या दूसरा का a कहिए होता है। आपसे पूछा है कि पहले समूह के तत्व कौन है, तो पहले समूह के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं, यानी कि अल्कली मेटल कहते हैं। अगला, विद्युत बॉल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस
जैसे भरी होती है। कौन से निष्क्रिय गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर कौन से रासायनिक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। जब अक्रिय गैस की बात कही गई है तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, क्योंकि वह ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। मतलब कि यह निष्क्रिय गैस नहीं है, मतलब निष्क्रिय गैस जैसी भरी जाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको भरा जाता है। अगला, इसको थोड़ा सा लिख लेते, हो सकता है कहीं गलत लिखाया गया होगा। देखिए यहाँ पे है P4O10, ठीक ना। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे यहाँ पे लिख देते हैं P4O10 क्या है? O10 प्लस H2O, ठीक है। H2O को जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो H3, ठीक है, H3PO4। तो समीकरण को ध्यान से, मतलब कि P4O10 प्लस H2O को जब समीकरण से कराते हैं H3PO4, इस अभिक्रिया में जल की आवश्यक कण होंगे। मतलब कि जल के लिए आवश्यक कण कितने होंगे? तो जो जल के लिए जो आवश्यक कण है वह कितने हैं? बताइए। जब इस प्रकार का समीकरण है तो आपको बताना है कि जल के लिए जो आवश्यक कण होंगे वह कितने होने चाहिए। जल्दी से आप बताएंगे इसका कि आवश्यक कण कितने होने चाहिए। चलिए, इस अभिक्रिया में अगर बात कहा जाए, जो यह अभिक्रिया है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन सॉरी जो जल है, हम यहाँ पे P4 है, P4 लिख लेते हैं, P4 है, O10 है, O10 लिख लेते हैं। अगर हम इधर जल के 6 कर लेते हैं इस तरह करके, और यहाँ पे क्योंकि 6 दूना के 12, और इधर हम 4 से गुणा कर देते हैं H3PO4। देख रहे हैं, चरती 12 क्योंकि हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के हो जाएंगे पुल बिट 6 4 6 4 4 4, और यहाँ से हो जाएगा 4 का 16। देखिए हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से मिला लीजिए, क्या ऑक्सीजन के कितने अणु रख रहे हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे 6 अणु रख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताते हैं। देखिए बोल रहा था कि जो ये अणु हैं, आपको इसको संतुलन करने के लिए आपको जल के कितने अणु रखने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो जल है, जल के 6 अणु रख लेंगे तो हाइड्रोजन तो 12, ऑक्सीजन हो जाएंगे कितना? 6, और यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। तो इधर रखिएगा, तो क्योंकि इधर भी बराबर करना है तो इधर से 4 से गुणा करना होगा। तो चरतियाँ 12 और P4, तो P4 H10, तो यहाँ पे 6 को इधर हो गया ना। जब 4 से गुणा करिए तो 4 का 16, तो 6 इधर 4 इधर, मतलब कि कितने करने होंगे? समझ में आया होगा? हमको लगता है नहीं आया होगा, फिर से समझ लीजिए इसको, फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए आपको यहाँ लिखते हैं मेरे भाई, आपको समीकरण लिखा हुआ था कुछ इस प्रकार से, P4, ठीक है, P4O10, क्या? O10, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे है आपका P4O10। अब इसमें क्या करना है? आप जल जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसको बनाना है आपको H3PO4। अब आपसे पूछा गया है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है। मतलब पूछ रहा है कि जल में, यहाँ पे देखिए P4 है तो यहाँ पे P एक वो है, O4 है, जबकि वो यहाँ पे 10 होना चाहिए। मतलब कि यह क्या है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब कहा कि इसको समीकरण को संतुलन करने के लिए जल में कितने अणु, जल के कितने अणु इसमें रखने होंगे। तो अगर हम जल के यहाँ पे 6 अणु करते हैं तब क्या हो जाएगा? जब 6 अणु करिएगा और इधर 4, अब बराबर हो गया, मिलाइए तो P4। तो देखिए यहाँ से जब गुणा करिएगा तो P4, क्योंकि P सब में होगा तो P4, H10
और यहाँ पे 6 कितना होगा, 10 गो ही जा, 6 गो ही जा, 16 गो, और यहाँ से गुणा करिएगा तो 16 गो। यानी कि अब अगर आप मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं, इधर जितना है इधर भी उतना ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ना चाहिएगा तो जोड़िए। 10 4 14, 14 और 6 दूना के 12, इधर तो हो गया 14, आप प्लस 6 दूना के 12, 6 18 जोड़ लीजिए। इधर कितना है तो जोड़िए, 4 3 12, और इसमें करिएगा तो फिर 4 आप प्लस 16, जुड़िए कितना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना हो गया, 16 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो गया। इधर भी जोड़िएगा तो 32 हो गया, मतलब कि दोनों के दोनों देने क्या हुआ, समान हो गया। तो ये पूछा कि जल के कितने अणु होने चाहिए, तो जल के यहाँ पे 6 अणु होने पे समीकरण समान हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसी की आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है, तो सबको पता है इसमें किसी की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। जल्दी से बताएंगे कि किसी की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। चलिए, तो सबको पता है कि सबसे आघात वर्धनीय जो होता है वह होता है सोना। अगला मीथेन, यानी यहाँ पे मीथेन का CH4 होना चाहिए। CH4 में कितने अणु भार होंगे, CH4 के कितने अणु भार होंगे, तो सबको पता है CH4 के कितने अणु भार होता है। कार्बन होता है, कार्बन के परमाणु संख्या होते हैं 6, लेकिन परमाणु भार होता है 12। ठीक है, कार्बन के हो गया, और हाइड्रोजन कितने होते हैं बताइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी से आपको बताना है, फटाफट से इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आधा हिंट कर दिए हैं, आधा आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो आपको पता है कि कार्बन का हो गया परमाणु द्रव्यमान 12, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 का 1 होता है, तो 1 होगा, लेकिन है कगो 4 गो, तो 4 गो कर देंगे, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा, 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने पर तापमान सर्वाधिक होगा। आपको बताना है कि कार्बन के कौन सा मिश्रण है जिसके द्रव बनाने और उबालने पर तापमान सर्वाधिक होगा। एसिटिक एसिड का, इथेनॉल का, क्लोरोफॉर्म का या मीथेन का। यानी कार्बन के कौन सा मिश्रण को द्रव बनाने पर, मतलब जब आप इसको द्रव बनाने और उबालने पर तापमान सर्वाधिक होगा। जल्दी से बताएंगे कि किसका होगा। जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्बन के मिश्रण के द्रव बनाने पर आप या उबालने पर सर्वाधिक तापमान होता है, तो वे होता है आपके एसिटिक एसिड का। किसका होता है, एसिटिक एसिड का। जब आप एसिटिक एसिड के द्रव बनाने और उबालते हैं तो इसका तापमान सर्वाधिक जो होता है, जो एसिटिक एसिड का सर्वाधिक जो तापमान होता है वे हो जाता है, कितना हो जाता है, तो उसका तापमान हो जाता है 118.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एथेनॉल का होता है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो मीथेन होता है, मीथेन का हो जाता है कितना हो जाता है, मीथेन का होता है -161, ऐसे करके होता है, तो -161.5% हो जाता, 5 हो जाता है माइनस। तो याद रखिएगा सर्वाधिक किसका होता है, एसिटिक एसिड का 118.1 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरोफॉर्म का। तो और आपसे पूछा था कि उबालने या आतु करने पर सर्वाधिक किसका होता है, एसिटिक एसिड का होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाता है। बर्जिलियस के द्वारा, डेमोक्रिटस के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या लैवोइजियर्स के द्वारा।
तो आपको पता है कि जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह होता है 2 अक्षर का होता है, जैसे कि आप ले लीजिए कॉपर को ही ले लीजिए, Ag को ले लीजिए, Fe को ले लीजिए, या कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ। यानी यही कहा कि जो कौन सा वैज्ञानिक सुझाव दिया था कि तत्वों का जो प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम पर 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। तो देख रहे हैं आप 2 अक्षर से। और एक और बात बताया था कि जो बड़ा अक्षर होना चाहिए वह कैपिटल और छोटा अक्षर स्मॉल होना चाहिए। जब 2 अक्षर के होंगे तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। यह किसका था? तो यह था आपका बर्जीलियस का। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। डाल्टन पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है डाल्टन के पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है। समान तत्वों के अणु परस्पर, मतलब कि एक समान तत्व के अणु के परमाणु का द्रव्यमान आकार समान होता है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होता। आपको कथन सत्य बताना है। एक अणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। अच्छा, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है और परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण हैं। यानी डाल्टन के पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन के पद्धति के अनुसार आपको पता है कि डाल्टन के पद्धति में उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है अविभाज्य, उनका कथन यही क्या है? सत्य है। जबकि इन्होंने जो यह बात गलत किए हुआ, उन्होंने कहा था कि समान तत्वों के अणु के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि समान होती है, नहीं कहा था, इसलिए यह गलत हो गया। एक अणु को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित करने होने योग्य होता है। उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता ही नहीं है। इसका कथन सत्य क्या था? यही था। अगला आते हैं, भ्रूण को एक विशेष तंतु के सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है क्या? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, भ्रूणनाल या अंडाशय। आपको बताना है कि भ्रूण को एक विशेष तंतु के सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, वह क्या है? पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, भ्रूणनाल या अंडाशय। अंडाशय तो यहाँ से आप क्या होता है? अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं उसका परिपक्व होता है अंडाशय में। भ्रूणनाल गर्भाशय की अगर बात कहा जाए तो यहीं पे क्या होता है? बच्चों का जब निषेचन होने के बाद यहीं पर बच्चे क्या होते हैं? पलते हैं, यहीं पे इसका विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का जो निचला वाला पार्ट होता है वे होता है गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा का मुंह जो होता है वे योनि में खुलता है। तो आपसे पूछा था कि भ्रूण को भोजन और तंतु किससे मिलता है? तो जो प्लेसेंटा होता है, जो भ्रूणनाल होता है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो माँ के गर्भनाल के द्वारा, जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा माँ के गर्भनाल से भोजन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर भ्रूणनाल के द्वारा। पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। आपको बताना है कि पेशियों को हड्डी से कौन से जोड़ता है? व्यमशय, उपास्थि, कंडरा या स्नायु। उपास्थि, कंडरा या स्नायु। आपको पता होना चाहिए दो आता है, एक आता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। तो अस्थि से जो अस्थि का जोड़ होता है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को हम लिंगामेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगामेंटस कहते हैं। और लिंगामेंटस को ही हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। ठीक है, लिंगामेंटस को ही हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। जबकि अस्थि से जो अस्थि होता है, अस्थि को जो मांसपेशी होता है, मांसपेशी से जो जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, या इसी को हम कंडरा कहते हैं, या कभी कभी इसी को सीरा भी देता है। तो टेंडन, कंडरा या सीरा जो है इसी के पार्ट्स में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को हम टेंडन, कंडरा या सीरा के नाम से जानते हैं, जबकि उसको स्नायु या लिंगामेंटस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा, रेटिना के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा या श्वेत पटल के द्वारा। आपको बताना है कि जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, रेटिना, कॉर्निया, श्वेत पटल। जल्दी से बताएंगे कि किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक भी कर देना, काहे कि लाइक आप लोग करते नहीं हो, और संख्या सेम टू सेम वही रहने वाला है। और तो जल्दी से आप लोग करिए।
चलिए, रेटिना पर कहा जाए तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है। कॉर्निया जो आपका आँख का जो पुतली वाला भाग, यहाँ पे पुतली रहता है और यह रंगीन जो भाग होता है उसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस जो आपका पुतली के जो बीच वाला भाग जो कलर वाला पार्ट होता है उसको आइरिस कहते हैं, और जो पूरा भाग जो होता है उजला आँख का जो दिखाई देता है वे होता है कर्निया। श्वेत पटल अंदर होता है। तो याद रखिएगा कि नेत्र प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वे किया जाता है आपके पुतली के द्वारा, और पुतली को सिकुड़ाने और फैलाने का जो कार्य करता है वे आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। तो आइरिस क्या करता है? आपकी मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे पुतली बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुतली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में तंतुबंध होते हैं, वृक्क में, हृदय में, रक्त में या यकृत में। किस में तंतुबंध नहीं होते? सॉरी, किस में तंतुबंध नहीं होते हैं? किस में तंतुबंध नहीं होते हैं? जल्दी से बताएंगे। डैश डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। क्या वृक्क में, रक्त में, यकृत में या हृदय में? आपको बताना है कि किस में तंतुबंध नहीं होता। ऐसे था डैश 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 करके, क्या डैश 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 करके है कि में तंतुबंध नहीं होता है, वृक्क में, हृदय में, रक्त में या यकृत में। आपको बताना है किस में नहीं होता है। तो जो आपका रक्त होता है मेरे भाई, जो रक्त होता है इसमें तंतुबंध नहीं होता है, तंतुबंध नहीं होता है। यानी कि जो तंतुबंध मतलब कि संयोजी ऊतक एक कोमल ऊतक होता है, आपको पता ही, और इसमें कोई तंतुबंध की आवश्यकता नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि किसमें तंतुबंध नहीं होता है? तो जो आपका रक्त होता है, रक्त में तंतुबंध नहीं होता है। अगला बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प निम्नलिखित में से कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। ठीक ना, आपको बताना है। रुक जाइए एक सेकेंड, हो सकता है कहीं गलत होगा। आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है डैश डैश करके है, क्या है? यहाँ पे आपका डैश डैश है, सही मछली है। आपको बताना है कि यहाँ पर इस प्रकार किया हुआ है कि एक सही मछली कौन सा है। सही मछली कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मछली है। क्या कैटल फिश मछली है, डॉग फिश मछली है, जेली फिश या सांप? कौन सा एक मछली है? आपको सही मछली बताना है। तो आपको फॉल्स पी का एक ट्रिक बताए थे। आपको फॉल्स पी कौन कौन से फॉल्स पी हैं, तो उसके लिए क्या बताए थे? उसके लिए एक ट्रिक बताए थे, जेसी क्राइड कुडे स्टार। क्या बताए थे? जेसी क्या? जेसी क्राई कुडे, सॉरी नीचे लिख देते हैं, क्या था? जेसी क्राई कुडे स्टार। मतलब कि ऐसे करके होता था, जैसे होता था जेलीफिश जो कि फॉल्स पी मछली थी, तो जेलीफिश नहीं होगी। सी से और क्या था? जेसी क्राई कुडे स्टार। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, लिख लीजिए। ये कैसे है? जेसी क्राई, क्या होता है? जेसी क्राई कुडे स्टार। फिर है जेसी क्राई कुडे स्टार सेल रोजर। क्या? सेल और रेजर। ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं? तो सारे के सारे आपके फॉल्स भी हैं, मतलब कि मछली की तरह होती हैं लेकिन मछली नहीं होती हैं। मतलब कि यह है जेलीफिश, सिल्वर फिश, देख रहे हैं इसमें फिश लगा हुआ है लेकिन मछली नहीं है। क्राई फिश, कू से होता है क्या? जेसी क्राई कू।
जो क्राइकू से होता है कैडल फिश, कटल फिश या कैटल फिश देता है कटल फिश। डे से होता है डेविल फिश। स्टार से होता है स्टार फिश। सेल फिश और रोजर फिश। क्या होती है? रोजर। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? फॉल्स भी होती हैं, मतलब मछली की तरह दिखाई देती हैं पर होती नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैटल फिश, जेली फिश और सांप, ये सारे के सारे मछली नहीं है, लेकिन जो डॉग फिश होता है क्या होती है? एक मछली होती है। तो डॉग फिश एक क्या है? मछली है, वास्तविक एक सही मछली है। तो डॉग फिश एक सही मछली है, बाकी सारे के सारे मछली नहीं है। अगले बढ़ते हैं। पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन, गैसों का विनिमय, श्वसन या वाष्पोत्सर्जन। तो आपको पता है कि जो अधिक मात्रा में जो जल ले लेता है और उसको जो बाहर निकालने की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। श्वसन कब करता है? तो रात्रि में जब ग्लूकोज बना के संचित रखता है और ऑक्सीजन लेकर जब भोजन के लिए बनाता है, मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण करता है तो उस समय श्वसन करता है। तो जलवाष्प के रूप में जल को हानि कहा जाता है, क्या कहते हैं? उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरों में वृद्धि होती है? पेर्निकाइमा के कारण से। आपको बताना है कि किसके कारण से जो है घेरे में वृद्धि होती है? पेर्निकाइमा से, पार्श्व विभाजोत्तक से, अंतर्वर्षीय विभाजोत्तक से या शीर्षस्थ विभाजोत्तक से। आपको बताना है कि जो आपका घेरे में वृद्धि होती है, ऐसे ऐसे जो घेरे वृद्धि होता है, आप देखते हैं पेड़ जो ऐसे ऐसे करके होता है, जो इसके घेरे में वृद्धि किसके कारण से होता है? पेर्निकाइमा से, पार्श्व विभाजोत्तक से, अंतर्वर्षीय विभाजोत्तक से या शीर्ष विभाजोत्तक से। तो आपको बताए हैं, आप लोग इसका आंसर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ताकि गलत ना हो। करिए जल्दी से, बताइए। तो आपको बताए हैं कि जो शीर्ष विभाजोत्तक होता है यह पौधे के जो तने भाग पे होते हैं, मतलब कि जो शीर्ष भाग पे और जड़ भाग में आपको देखने को मिलता है। यह पौधे की लंबाई के लिए विकसित करता है, यानी पौधे जो होता है लंबा जो बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है वो शीर्ष विभाजोत्तक, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अंतर्वर्षीय विभाजोत्तक क्या होती है कि आपकी जो कुछ इस प्रकार के आपको हमेशा आकृति दिखाते हैं कि कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ से ऐसे निकलता है। तो जो ऊपर की ओर चलता है उसको तो हम शीर्ष विभाजोत्तक, जो यहाँ से ऐसे निकलता है उसको हम अंतर्वर्षीय विभाजयोत्तक, अंतर्वर्षीय विभाजयोत्तक, और जो ऐसे ऐसे चलता है जो कि उसके तना को वृद्धि करता है उसको हम कहते हैं, जो ऐसे बढ़ता है उसको हम पार्श्व विभाजयोत्तक कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पार्श्व विभाजयोत्तक कहते हैं। ये सारे के सारे क्या थे? आज आपके साइंस के क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस को देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से आज के सेशंस में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने। तो एक बार क्लास को जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कर देंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्योंकि आप लोगों को ये बोलना तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो करते हैं नहीं, तो करने और कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या है, देखिए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चंस। तो जो नए होंगे और जब भी आप जाके सर्च करिएगा, क्या करिएगा, जब भी आप YouTube के सर्च बार में जाके क्या करिएगा कि आपको अगर किसी को बताना हो इस चैनल के बारे में तो क्या कहिएगा कि आप जाइए सर्च बार में, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। जब भी आपको किसी को बताना हो तो कहिए कि आप YouTube के सर्च बार में जाइए, वहाँ पे आपको लिखना है DTHE लास्ट LAST द लास्ट टारगेट टारगेट पॉइंट, द लास्ट टारगेट पॉइंट जैसे ही सर्च करिएगा उस पर आपको वीडियो 85-86 वीडियो लग जाएंगे और आपका चैनल का नाम भी लग जाएगा और एक जो आपका अभी दिखाई दे रहा होगा जिस चैनल का लोगो की तरह वैसा लोगो दिखाई दे देगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं करंट अफेयर्स के। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहिणी मतलब कि पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है,
यानी कि आपको बताना है कि पर्वतारोही दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है। 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, 30 जुलाई को। आज तो सभी लोगों का बल्ले बल्ले होना चाहिए। आज तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो कि गलत नहीं होने चाहिए और बताया हुआ क्वेश्चंस है, याद करवाया हुआ क्वेश्चंस है, तो सबका सही होना चाहिए। तो सबको पता है कि जो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो वे 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही बताना है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपको बताना है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नाजिब मिकाती, टॉम एजिज, डेविड पियरे और आबर्टो जेंसिटी। बताइए कौन बने हैं। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीडी का क्वेश्चंस आपको याद करवा चुके हैं। यह क्वेश्चंस आपसे याद करवाए थे कि ये एक क्वेश्चंस आपसे बनेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो सबको पता है कि जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं बने हैं वे नाजिब मिकाती बने हैं। अगला, हाल ही में नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे क्या थे? बैडमिंटन खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, या एक और ऑप्शंस में ले लीजिए, एक और ऑप्शंस आपको दे देते हैं कि हॉकी खिलाड़ी थे। आपको बताना है कि किसके खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर। बताइए जल्दी से। एक ऑप्शन में आपका डी रहेगा, हॉकी खिलाड़ी थे। डी में रहेगा हॉकी खिलाड़ी थे। क्या है? ऑप्शन डी में है आपका हॉकी खिलाड़ी थे। तो बताइए नंदू नाटेकर क्या खेलते थे? तो नंदू नाटेकर जो है आपके किस चीज़ के खिलाड़ी थे? तो वे आपके बैडमिंटन खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। अगला, हाल ही में कौन सा आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यहाँ पे हॉकी नहीं है, यहाँ पे हॉकी इस वाले में से आ गया है। ठीक है, तो बताइए। तो आपको पता है कि जो संशोधित गोल्डन राइस का उत्पादन में मंजूरी दे दिया है वे है फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। अगला, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? जगदीश माथुर, अजय पाठक, ठीक है, अजय पाठक, नीलेश बिंद्रा या राकेश अस्थाना। बताइए कि कौन बन गए हैं। आपको बताना है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं। तो सबको पता है कि जो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं, जो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। क्या नाम है? राकेश अस्थाना नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। आज का क्वेश्चन, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 28 जुलाई को, 27 जुलाई को या 29 जुलाई को? तो आप सबको पता है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आपको बताना है कि जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। केजी बोप्पई, वासवराज बोम्बई, केवी कोलीवाडा या वीसी नागेश। तो सबको पता है कर्नाटक का, बताइए जल्दी से। तो जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है बासवराज बोम्बई। क्या नाम है? बासवराज बोम्बई थे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। अगले बनते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 30 जुलाई को, 29 जुलाई को या 26 जुलाई को? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्या है आपका 28 जुलाई है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। हाल ही में कौन से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नया महानिदेशक बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नया महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को, अजय शेखावत को, जमन राव को या राजेश पांडे को? नागरिक उड्डयन के सुरक्षा ब्यूरो के नया अध्यक्ष बने हैं नासिर कमल। कौन बने हैं? नासिर कमल। अगला, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? ड्रिंक फ्रॉम टैप जो परियोजना है इसकी शुरुआत किसने किया है? तो यह किया गया है पुरी के उड़ीसा सरकार के द्वारा।
पुरी के उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में स्थित रंपा मंदिर को, हाल ही में जो रंपा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? उत्तराखंड के, तेलंगाना के, तमिलनाडु के या उड़ीसा के? तो जो रंपा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल किया गया है वे कहाँ के हैं? तो वे तेलंगाना के, कहाँ के? तेलंगाना का है। अगला, प्रतिवर्ष किस वर्ष को, मतलब कि प्रतिवर्ष किस तिथि को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तिथि को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 27 जुलाई को, 26 जुलाई को या 29 जुलाई को? आपको बताना है कब का मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को, सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने का लिया है? मतलब कि किस राज्य सरकार के दौरान, यानी कि जो आपदा प्रबंधन है उसको अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के लिए कहा है? उड़ीसा सरकार, असम सरकार या मेघालय सरकार के द्वारा? तो सबको पता है कि ज़्यादा उड़ीसा में जो है आपदा प्रबंधन आता रहता है, आपदा आधा रहता है, इसलिए जो वहाँ की सरकार है अपने यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्था बना रही है, माने स्कूली शिक्षा में शामिल कर दिया गया। अच्छे, भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं फारूक अहमद, अनवर अली, यूसुफ अली या लियाकत खान? आपको बताना है कि कौन से भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? फारूक अहमद, अनवर अली, यूसुफ अली खां? तो सबको पता है कि जो हाल ही में भारतीय कारोबारी बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है यूसुफ अली खां। क्या नाम है? यूसुफ अली खां है। अगला, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने, मतलब कि टोक्यो ओलंपिक में यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यांग कियान किस देश की हैं? आपको बताना है, चीन की हैं, रूस की हैं या सिंगापुर की हैं? तो सबको पता है कि जो यांग कियान हैं यह आपकी चीन की हैं। कहाँ की हैं? चीन की हैं। अगला, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं, मतलब कि वो दिव्यांग हैं, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिनको कि भारतीय खेल सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र रणवीर को, प्रमोद भगत को, बेनिफेसा प्रभु को या शेखर नायक को? तो जो प्रमोद भगत हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि आपको इनको सम्मान दिया गया था। अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता है। अगला आते हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो उनको मिला है। अच्छा, प्रति वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत भर में जो कारगिल दिवस है वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा के कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यहाँ पे आपका ऑप्शन सारा के सारा गलत दे दिया गया है, तो ये सब ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर ले लिए। बताइए, आंसर करिए। तो कि जो केरल की हैं शायद छात्रा हैं आमा, इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो इनका जो निधन हो गया है वे है 107 वर्ष में। कितना? 107 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत के सबसे उम्रदराज छात्रा हैं भागीरथी अम्मा, जिनका कि इतने उम्र में निधन हो गया है। अगला, आपको बताना है कि हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? सुनील छेत्री को, संदेश झिंगन को, सुब्रतो पाल को या उदंत सिंह को? पुरुष के फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बताइए, आपको बताना है कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आपके बने हैं संदेश झिंगन। कौन बने हैं? संदेश झिंगन बने हैं। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 23 जुलाई को या 25 जुलाई को? आपको बताना है कि पूरे भारत भर में प्रतिवर्ष प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है।
तो पूरे भारतवर्ष में जो प्रसारण दिवस है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में भूल जाते हैं कि लाइक भी करना होता है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। और एक सूचना दे दें कि हो सके तो कल क्लास नहीं हो, और रविवार को तो होता ही नहीं है, क्योंकि कल और रविवार को हम कहीं दूसरे तरफ रहेंगे, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगा। तो कल और रविवार की क्लास नहीं, रविवार का तो ऐसे होता ही नहीं है, और कल भी क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं जा रहे हैं काम से, इसलिए कल और रविवार क्लास नहीं होगा। सोमवार को क्लास होगा तो आपको पहले ही प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपने चैनल पे चेक कर सकते हैं कि सोमवार को क्लास होगा या नहीं। तो ऐसे तो 2 दिन नहीं, अगर आ जाएंगे तो सोमवार को क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो कल और परसों रविवार का नहीं रहेगा। आइए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क, तब 20 से 20 मतलब कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस आपके कब? 19 जुलाई को, 22 जुलाई को, 21 जुलाई को या 23 जुलाई को? आपको बताना है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस आपके 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के। आज क्वेश्चंस कुछ कम ही रहे होंगे, क्योंकि आज क्वेश्चंस जल्द में रिकॉर्ड हुआ है, और क्लास आज थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे सोमवार को क्लास होगी। आप लोग चैनल को चेक करते रहिएगा। तो कल क्लास और परसों क्लास नहीं होगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।